सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया के सामने हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन न हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में न आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का, यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई, अति गरीबी व बेरोजगारी आदि की इन गंभीर समस्याओं के प्रति केंद्र के उत्तरदायित्व को लेकर कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जवाबदेही का लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार है। किंतु मणिपुर में जारी चिंतनीय हालात, हिंसा व सुरक्षा ही अब नया मुद्दा बन गया है। किंतु इन समस्याओं के प्रति भाजपा का रवैया अब तक व्यापक जनहित का कम तथा अपने राजनीतिक स्वार्थ का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश से जुड़े इन मामलों का जटिल बने रहना अति दुखद है। जबकि देश की प्रगति लोगों की उन्नति में ही निहित है, जिस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की भी सख्त ज़रूरत है। और अब लोकसभा चुनाव से पहले संसद में सरकार व विपक्ष का रवैया तकरार, आरोप प्रत्यारोप व जिम्मेदारी से भागने का नहीं, बल्कि इन ज्वलंत
जन समस्याओं को दूर करने संबंधी समाधान का होना चाहिए, क्योंकि इस समय समस्त गरीब एवं मेहनत कर जनता का जीवन काफी दुखी व त्रस्त है, जिनकी सही से चिंता करना सभी का दायित्व भी बनता है। अंत में अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे। मायावती ने विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष दोनों से समान दूरी बनाने की बात कर दी है। दोनों को ही कटघरे में खड़ा करते हुए मायावती कह रही हैं कि दोनों की तरफ से वादे खूब किए गए, लेकिन सब खोखले साबित हुए। विपक्ष के गठबंधन को जातिवादी दलों का गठबंधन मायावती की तरफ से करार दिया गया है। देखिए, भारत से नेपाल और पाकिस्तान तक एबीपी न्यूज पड़ताल लगातार आगे बढ़ा रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आई है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सीमा हैदर केस में यूपी सरकार अलर्ट पर है। सीमा हैदर को लेकर अफसरों की बड़ी बैठक, एटीएस चीफ को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है। एटीएस चीफ से जानकारी ली जा रही है। बड़े अफसर जो हैं वो इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीमा हैदर को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा को लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े अफसरों की ये बैठक, एटीएस चीफ को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है और एटीएस चीफ से तमाम जानकारियां हासिल की जा रही हैं। अभी तक 17 घंटे की जो पूछताछ हो चुकी है सीमा हैदर से, उसका पूरा ब्यौरा एटीएस चीफ से लिया जा रहा है। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से संजय त्रिपाठी, मदिया खान देख रहे हैं आप, जो सीमा के घर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नोएडा एटीएस का दफ्तर, जहां पर सीमा से पिछले 2 दिन पूछताछ हुई, वहां से जातिका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल रिटायर्ड आरएसएन सिंह साहब आंतरिक सुरक्षा के जानकार हैं। सबसे पहले मुझे लगता है हम लेकर चलते हैं आपको संजय त्रिपाठी के पास और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से, पूरी तरीके से नजर बनाई जा रही है अब आला स्तर पर सीमा हैदर को लेकर। अभी तक जो कुछ जानकारियां जुटाई गई हैं एटीएस की तरफ से, उनका ब्यौरा एटीएस से मांगा जा रहा है यूपी के आला अफसरों की तरफ से। संजय जी बिल्कुल रोमाना, और जब से ये मामला चर्चा में आया है बेहद हाई प्रोफाइल हो चुका है। इसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं, कई सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है। ऐसे में उससे लगातार पूछताछ भी यूपी एटीएस कर रही है। यूपी पुलिस के जो डीजीपी हैं विजय कुमार और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, वो भी लगातार इस पूरे मामले पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सोर्सेस का ये दावा है कि यूपी एटीएस के चीफ नवीन अरोड़ा को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है, जहां उनके साथ में लंबी चर्चा करेंगे डीजीपी और स्पेशल डीजी। सारे पहलू, सारी पूछताछ, सारी जानकारियां उनसे मालूम की जाएंगी कि अब तक इस मामले में क्या डेवलपमेंट्स हैं। सीमा के जो जासूस होने की बात कही जा रही है उसमें अब तक क्या डेवलपमेंट है, क्या पूछताछ में सामने आया है। जो तथ्य पासपोर्ट से लेकर मोबाइल और जो उसके डाटा तक है, वो सारी जानकारियों के बाबत अब तक एटीएस ने क्या पूछा है और क्या हासिल हुआ है, इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा से ली जाएगी। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं हम। कर्नल दानवीर हमारे साथ मौजूद है यहाँ स्टूडियो में। कर्नल दानवीर, अब ये पैनी नजर, अब सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं, लेकिन इस बात को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि मई में ये सीमा जो है वो भारत आ गई थी और जुलाई में ये पूरा मामला खुला है। देर से जागे हम लोग। देखिए, बहुत सीरियस सेंधमारी हुई है अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। गैर कानूनी तरीके से, कितने सफाई से, कितने आराम से ये नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान एक पाकिस्तानी सिटीज़न आता है और उत्तर प्रदेश के अंदर वो काफ़ी समय तक वो रहने के बाद उसका खुलासा इसलिए होता है क्योंकि वो कोर्ट में अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करने जाते। अगर ना जाते और ऐसे ही रहते तो मेरे ख्याल से इसका खुलासा भी नहीं होता। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। और जहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का सवाल है, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आया, क्योंकि आपने गेमिंग ऐप के थ्रू कांटेक्ट करके, और इतना बड़ा प्लान अगर आप देखें तो ये एक प्लान है कि कैसे आप कराची से चले बच्चों को लेकर दुबई से काठमांडू से पोखरा और फिर दिल्ली। तो इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स हैं इसमें, प्लानिंग है, ये सब आपने एक गेमिंग ऐप पे कर लिया। और उससे पहले आप एक बार नेपाल में रह के रैकी भी कर आए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि
हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी हमारा तंत्र है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का, फिजिकल सर्विलेंस का, और जो भी सिस्टम्स इन प्लेस हैं, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है और उनमें कुछ खामियां हैं जिसको एक्सप्लॉइट करके ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, मैं सर आपके पास दोबारा आऊंगी, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। सीमा हैदर से पूछताछ में एटीएस टीम जो है वो उलझी हुई, बार बार बयान बदल रही है सीमा हैदर। दस्तावेजों में गड़बड़ी से सीमा पर शक जो है वो और बढ़ रहा है। दरअसल सीमा के पाकिस्तानी पहचान पत्र और पासपोर्ट की जांच में एटीएस को पेच नजर आ रहा है। दोनों पहचान पत्र में अलग अलग जानकारियां, अलग अलग जन्म तिथि लिखी है। पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र 21 साल है। सीमा ने पूछताछ में अपनी उम्र 27 साल बताई है और चारों बच्चे उसी के हैं, ये सीमा कह रही है। सीमा हैदर का सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान की आईडी में 2002 जन्मतिथि और खुद को 27 साल का बताना। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, जातिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जातिका, अपने ही झूठ में इस वक्त सीमा हैदर उलझती हुई नजर आ रही है। दस्तावेज कुछ और कह रहे हैं, सीमा हैदर कुछ और बयान दे रही है। जी बिल्कुल रुमाना, जो सबसे बड़ा सवाल है वो यहीं पर जो पेच है वो फंसता है कि आखिर दस्तावेज जो कि बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ के टाइम पर बन जाते हैं जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, लेकिन 2022 का ये बर्थ सर्टिफिकेट क्यों है? जब उनसे एज पूछी गई तो 27 साल की उन्होंने अपनी उम्र बताई। जो दस्तावेज है वो कहते हैं कि 21 साल सीमा हैदर की उम्र है। उनके 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, वो बच्चे भी उनके हैं या नहीं, इस बात पर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन अब हो सकती है। 2 बच्चों को फिलहाल एटीएस की टीम जो है वो लेकर गई है, जो उनके समझदार बच्चे हैं। जो 2 छोटे बच्चे हैं उनको फिलहाल घर पर ही छोड़कर गई है। जाहिर तौर पर जो तमाम पहलू हैं वो उलझे हुए हैं और इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश एटीएस कर रही है। जो पबजी के गेम से कथित तौर पर प्यार की शुरुआत हुई, वो वाकई में प्यार की शुरुआत हुई या किसी साजिश की रचने की शुरुआत हुई, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और एटीएस को गुमराह शायद करने की कोशिश की जा रही है। तमाम सवालों के जवाब क्योंकि वो नहीं दे पा रही हैं, उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से जहां आप उलझाने की कोशिश करते हैं, जहां आप सच नहीं बताते हैं, आधा सच बताते हैं, वो भी झूठ के बराबर होता है। जो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी गुत्थी जो है उलझी हुई नजर आ रही है। जातिका, मैं लौटूंगी आपके पास। आरएसएन सिंह साहब, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं सर? देखिए, कोई दिल का आईने से लोग ना देखें, बल्कि इसको सुरक्षा के चश्मे से देखें और सुरक्षा सर्वोपरि है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी एक पृष्ठभूमि है। जब से ये कोरोना काल से ये हनी ट्रैप के जो केसेस थे बहुत ज़्यादा हुए हैं। अखबारों में कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। तमाम लोग हनी ट्रैप में हिंदुस्तान के विभिन्न सरकारी विभागों में लोग इस हनी ट्रैप में आए हैं, तो उसको इस सिलसिले में इसको देखा जाए। ये देखिए, जो आप ये कह रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि वो स्पाई की किसी एयरपोर्ट या किसी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी हासिल करने आई है, वो बात नहीं है। ये आईएसआई द्वारा ये हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए भेजा गया है। अच्छा, जिस तरह से 26 से 11 हुआ था जी, उसी तरीके से इनको भेजा गया है, इसलिए ताकि CAA जैसे मुद्दों पर तमाम सवाल उठाए जा सके कि देखिए एक महिला यहाँ पर आई, वो हिंदू बन गई, वो सिंदूर भी लगाती थी, वो तुलसी भी है, फिर भी आपने इसको वापस कर दिया या इसके खिलाफ आपने कार्रवाई की। तो मैं आपको एक इसका पहलू बता रहा हूं, बट इतनी मैं आपको सर, आप बिल्कुल एक अलग आपको मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मुझे लगता है इस पर आगे हम और चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो बड़ी बात कही वो ये कि सीमा हैदर के मामले को दिल की ऐनक से देखने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा के चश्मे से इसको देखना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर में दर्शकों को बताती हूँ। एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर घर पर मौजूद नहीं है। खबर यह है कि कल एटीएस की पूछताछ के बाद किसी और लोकेशन पर अब सीमा हैदर को रखा गया। सीमा, सचिन और सचिन के पिता, साथ ही सीमा के 2 बच्चे भी घर पर मौजूद नहीं हैं। इन सबको किसी और जगह ले जाया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मदीहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मदीहा,
अभी तक घर वालों को कुछ सूचना, कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि घर पर आप जो पहले भी बता रही थी कि अभी सचिन की मां और बहन मौजूद हैं, तो सीमा, सचिन, सचिन के पिता और सीमा के 2 बड़े बच्चों को कहां रखा गया है, इसको लेकर कोई जानकारी एटीएस की तरफ से इन लोगों से साझा की गई है क्या? देखिए, घर वाले जितने मीडिया फ्रेंडली थे अब से कुछ दिन पहले, आज घर वाले भी नहीं बात करना चाहते। लगातार सीमा जो थी वो इसी घर में रह रही थी, इसी परिवार के साथ रह रही थी, सचिन के साथ रह रही थी, और ये परिवार वाले भी काफ़ी मीडिया फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा बात करते थे। एक बार कोशिश कर लेते हैं और एक बार कि क्या परिवार से कोई बाहर आता है और बात करता है हमसे। देखिए, लगातार इस तरह से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक बार परिवार से कोई बाहर आके जानकारी दे दे, लेकिन परिवार भी अब जानकारी नहीं देना चाहता। और जहां तक आस पड़ोस की बात है, अगर मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा पीछे और जरा गली की तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर ये सचिन का घर है। अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला है। सुबह से पूरी कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट परिवार से कोई बाहर आए और जानकारी दे। सचिन के भाई कुछ देर पहले बाहर आए थे, जिन्होंने जानकारी परसों की दी, यानी कि कल की कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं। बोलो, उन्होंने कहा कि देखिए हाँ लेके गए थे और वापस लेकर आ गए थे, कल का हमें कुछ नहीं पता। तो इस तरह की जानकारी दी जा रही है, यानी कि घर वाले कोई ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो वहीं अगर मैं पड़ोसियों की बात करूं तो जो पड़ोसी जो हर वक्त सीमा के घर थे, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई थी, लोग उन्हें देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, तो सीमा के घर के बाहर मान लीजिए एक हुजूम लगा हुआ होता था उन लोगों का भी जो बाहर से आते थे सीमा से मिलने के लिए, और उन लोगों का भी जो सीमा के आस पड़ोस वाले लोग थे। लेकिन आज गली में माहौल ऐसा है कि या तो मीडिया दिखाई दे रही है या फिर वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं सीमा और सचिन का घर देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनसे हमने बातचीत की, तो जो पड़ोसी हैं वो अब बात करने से कतरा रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा उस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। कुछ महिलाएं जो हैं वो गली में खड़ी हुई हैं, हम कोशिश करेंगे। देखिए, ये शख्स हैं बहुत देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी इनसे बात भी की थी हमने, या कुछ और लोग भी हैं। आप कहाँ से हो? आप यहीं से हो गाँव से या कहीं बाहर? हम भी बाहर से आए हुए हैं देखने के लिए उन लोगों को। क्या देखने, क्यों मिलना चाहते हैं? इसी तरीके देखना है कि पाकिस्तान से आई हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे छाई हुई है, न्यूज़ पे छाई हुई हैं, तो हम भी देखना चाहते हैं, एक बार हम भी मिलना चाहते हैं उनसे कि हमारे ग्रेटर नोएडा में ऐसा हुआ, तो एक बार देखना चाहते हैं हम भी। के मन में सवाल है, सवाल ये भी है कि पाकिस्तान से आई हैं, क्यों आई हैं, क्या वजह है? सवाल बहुत सारे हैं, लोग इसीलिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन देखिए जरा आम लोग जो दूर दूर से पहुंच रहे हैं यहाँ पर सीमा हैदर से मिलने के लिए, सीमा हैदर को देखने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर नाम की जो गुत्थी है वो और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपने बयान और साथ ही दस्तावेजों में जो जानकारी है उसमें विरोधाभास के चक्कर में खुद फंसती हुई सीमा हैदर नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीमा हैदर से जुड़ा एक हलफनामा है जो सामने आया है, और इस हलफनामे में दावा यह किया गया है कि सीमा ने शादी भागकर की थी। इस हलफनामे में सीमा ने बताया था कि उसके मां बाप लालची हैं, एक आवारा लड़के से उसकी शादी कराना चाहते थे, इसीलिए घर से भागकर अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से उसने शादी की। तो यह हलफनामा हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, ये जो हलफनामा है वो बता रहा है किस तरीके से अपनी मर्जी से घर वालों के खिलाफ जाकर सीमा ने गुलाम हैदर से शादी की, और अब जब हिंदुस्तान आती है सीमा हैदर तो फिर कहती है कि उसी गुलाम हैदर से वो परेशान है जिससे घर वालों से नाराज करके अपनी मर्जी से उसने शादी की थी। यहां पर भी विरोधाभास। बिल्कुल बिल्कुल विरोधाभास है, संदिग्ध भी है। अभी पहली मौका ऐसा नहीं है जब सीमा हैदर घर से भागी हो, पहले भी गुलाम हैदर के साथ वो भागी थी, और उसका हलफनामा एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए साफ तौर पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसमें ये लिखा हुआ है कि उसके माता पिता बेहद लालची किस्म के व्यक्ति हैं, पैसों की खातिर उसकी शादी किसी आवारा शख्स से करना चाहते हैं और वो ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपनी मर्जी से गुलाम हैदर के साथ जा रही है। गुलाम हैदर को वो प्यार करती है और उसके ये हलफनामा देने के बाद वो घर से भाग गई थी। दोबारा ये मौका अब आया है जब वो अपने दूसरे प्रेमी सचिन के पास भाग करके 3 देशों की सीमाएं लांघ करके नोएडा पहुंची है, और उसकी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं वो संदिग्ध हैं, जिनको लेकर के लगातार पूछताछ की जा रही है। तो जिन बिंदुओं पर, जिन विषयों पर उसको लगातार संदिग्ध बनाया जा रहा है, उनमें से एक ये हलफनामा भी है, जिसके आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि पहला मौका नहीं है जब वो अपने घर से इस तरह से भागी हो, बल्कि इसके पहले भी गुलाम हैदर के लिए वो घर से भागी थी। तो पूछताछ के जो क्रम है उसमें इस हलफनामे को भी रखा गया है, इस पर भी कई सारे सवाल जवाब सीमा हैदर से किए जा रहे हैं। बिल्कुल कर्नल दानवीर, कई पेज इस पूरी कहानी में सीमा हैदर की, आपको सबसे ज्यादा संदिग्ध कौन सा मामला नजर आता है?
देखिए, मेरे को तो इस पूरे इसके अंदर ये तो मानना पड़ेगा कि सीमा हैदर जो है बहुत ही बोल्ड किस्म की महिला है, जिस सोसाइटी से निकलकर और जिस तरीके से वो आई है इंडिया में, जिसमें आप हलफनामा दिखा रहे हैं, आप उसके 2 पासपोर्ट अलग अलग दिखा रहे हैं, तो ये बहुत सारे सवाल ज़रूर खड़े करता है। और ये सारा का सारा जो प्रकरण है बिल्कुल संदिग्ध और शक के दायरे में, तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो तो पूरी तरह है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने भी अपने सिस्टम को नज़रअंदाज किया है ओवर द ईयर्स, ये भी काबिल गौर है। देखिए, नेपाल के रास्ते से कोई पहली बार पाकिस्तान से नहीं आया है। आपको याद हो इंडियन मुजाहिदीन का भटकल, वो नेपाल के रास्ते ही बाहर एक बार शायद अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान का भी चक्कर लगा के आया था, और नेपाल से सटे बिहार के इलाके में काफ़ी दिन तक रहा जब उसको पकड़ा गया। और इस तरीके से और भी कई सारे आतंकवादी घटनाएं जो सरंजाम हुई हिंदुस्तान के अंदर, वो उसी रास्ते के थ्रू हुई हैं। तो ये हमको अभी तक अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन हम अभी भी अनसक्सेसफुल हैं। सो दैट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न। और इसके अंदर एक और चीज़ है जी, इस पूरे खेल के अंदर, अगर ये कहें कि आईएसआई इतनी बेवकूफ़ है कि उसने शरेआम इस तरीके से इतने ओवर्टली अपना एक एजेंट भेज दिया, तो ये भी एक सवाल है। दूसरा एक ये है कि क्या इस पूरे खेल से जो हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हैं, ओपन बॉर्डर है, क्या उसको बंद कराने की ये साजिश है? एक सिंपल एक एक्टिविटी से आपने दो देशों के बीच में रिश्ते खराब करवा दिए, या दो जो ओपन बॉर्डर है उनको क्लोज करा दिया, जिसका एक इम्पैक्ट इस रीजन के ऊपर एक अलग तरीके से कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, एक सीमा हैदर और एक सीमा हैदर का मामला, और देखिए कितने इसके असर पड़ सकते हैं। इस सब पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सीमा के जवाब की जांच एटीएस कर रही है। सीमा को फिलहाल किसी अज्ञात जगह, सुरक्षित जगह पर रखा गया है। एटीएस ने सीमा को मीडिया से दूरी बनाने की सलाह भी दी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मदिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मदिया, अज्ञात जगह, सुरक्षित जगह पर रखा गया है सीमा हैदर को, और मीडिया से दूरी बनाने की सलाह। यही वजह कि ये सचिन वाला घर जहां पर आप मौजूद है, यहां पर सीमा हैदर नहीं है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर मीडिया से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही थी, एक तरीके से वायरल हो गई थी, तो उसके बाद जब एटीएस इस पूरे मामले में कूदा और उसने जांच अपनी शुरू की, तो सबसे पहले सीमा हैदर और परिवार के जो लोग हैं उनको मीडिया से दूर रहने के लिए कहा गया, या कोई भी बातचीत करने के लिए किसी से मना किया गया। यही वजह है कि घर में जो इस वक्त लोग मौजूद है, यानी कि सचिन की माँ, बहन और साथ ही साथ सीमा के 2 छोटे बच्चे, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, घर का दरवाजा बंद है। तो वहीं मैं चाहूंगी जरा गली में हम थोड़ा मूवमेंट करके भी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ इलाके में जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके बीच में भी एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई आस पड़ोसी जो है वो भी अब मीडिया से इस पूरे मामले के बड़े होने के बाद बात नहीं कर रहे हैं। तो वहीं जो बयान अब तक सीमा हैदर ने एटीएस को दिए हैं, उन बयानों को और उन सबूतों को वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है, जिस चीज की जांच में इस वक्त एटीएस लग गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सवालों के जवाब एटीएस लेना चाहती थी, उन सवालों के जवाब तो सीमा हैदर की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन हर चीज का जवाब घूम फिर के एक ही आ रहा है कि ये सब उसने सचिन की मोहब्बत में किया, यानी कि सीमा ने सीमा पार जो की है वो सचिन की मोहब्बत में की है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सीमा वाकई ही ये सब प्यार में करा है सीमा ने, या फिर कोई और मकसद है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत संवेदनशील तरीके से यूपी एटीएस इस वक्त जांच में जुटी हुई, और यही वजह है कि रात जब पूछताछ खत्म हुई, सीमा हैदर से, सचिन के पिता से और 2 छोटे बच्चे साथ में थे, उनसे भी काफी कुछ पूछा है एटीएस ने, इस वजह से ताकि वो बयानों को वेरीफाई कर सके। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हम जल्दी से आरएसएन सिंह सर का रुख करते हैं और आरएसएन सिंह सर से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में आपको लगता है सर कि एटीएस की तरफ से जांच बढ़ाई जा रही होगी, क्योंकि चुनौती बड़ी एटीएस के सामने ये है कि सीमा हैदर जो कह रही है उसकी तस्दीक किस रूप में की जाए। अब अगर कोई दावा कर रहा है कि साहब वो तो प्यार, इश्क, मोहब्बत में दीवानी होकर सरहदों को लांघ कर भारत आ गई है, तो फिर तस्दीक कैसे होगी सर? व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, यहाँ तक कि सफ़र का विरोधाभास तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन देखिए ये कोई, इसका लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, और मैं चाहूँगा कि एटीएस इस एंगल से भी इसको तहकीकात करे कि क्या इसके इंडिया की राजनीति को इन्फ्लुएंस करने तो नहीं आई है, और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो हाथ नहीं है।
क्योंकि यहाँ के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका ISI से काफ़ी लेन देन है और काफ़ी 26 से 11 हमने देखा था किस तरह से 2009 के इलेक्शंस इन्फ्लुएंस करने के लिए वो ISI से साठ गांठ करके सारा कार्यक्रम हुआ था। तो यही एक मुद्दा है। बाकी देखिए इंडिया नेपाल, वो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बाय द वे वहाँ पर SSB है, मिलिटराइज्ड बॉर्डर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए इंडिया नेपाल का बॉर्डर। वो सब एक अलग बात है। लेकिन एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ आती है तो इसका मतलब है कि उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा संवेदनशील है और बहुत बड़ा उसका लक्ष्य है। और मुझे तो लगता है कि ये केवल ये भारत की राजनीति को इन्फ्लुएंस करने के लिए है। और जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखिएगा, या तो मैं गलत साबित होऊंगा या सही साबित होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अगर गलत साबित हुआ तो फिर दोबारा मुझे मत बुलाइएगा अपने चैनल पे। नहीं, बिल्कुल आपको हम बुलाते अगर मैं गलत आपका अपना नजरिया है सर, जो आप इस वक्त टेलीविजन पर रख रहे हैं, और आपकी नजर से आप कह रहे हैं कि साहब इसके पीछे किसी तरीके की कोई राजनीतिक साजिश, कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र भी आप कह रहे हैं कि हो सकता है। इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। विपक्ष के गठबंधन इंडिया के संयोजक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की मुंबई में अगले महीने जो बैठक होगी उसमें नीतीश के नाम पर मोहर लग सकती है, नीतीश के नाम का ऐलान हो सकता है। बेंगलुरु की बैठक में यह ऐलान किया गया कि आपसी तालमेल के लिए 11 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी और बड़ी खबर यह है कि नीतीश इसके संयोजक बनाए जा सकते हैं। तो 11 सदस्यीय टीम बनाने की बात कही गई, संयोजक नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। विपक्ष के महागठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी हैं, एक 23 जून पटना, दूसरी 17-18 जुलाई बेंगलुरु, अब तीसरी बैठक 15 अगस्त के बाद मुंबई में होनी है और इसमें नीतीश संयोजक बनाए जा सकते हैं क्या? और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी बिल्कुल, ये खबर आ रही है। पहले तो ये खबर आई कि नीतीश कुमार इंडिया नाम पर उनको आपत्ति है नीतीश कुमार को, लेकिन बाद में ये बातें साफ हो गई कि उन्हें इंडिया नाम पर नहीं बल्कि डी नाम, जो बीच में डी है डेमोक्रेटिक नाम पर, उन्हें आशंका थी कि ये ठीक मैसेज नहीं जाएगा क्योंकि एनडीए में जो डी है वो डेमोक्रेटिक है। उन्होंने डेवलपमेंट नाम का सुझाव दिया जिसे बाद में मान लिया गया। लेकिन और ये बड़ी खबर है कि मुंबई के अधिवेशन में इसकी घोषणा हो सकती है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही थी कि 11 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी जिसका एक संयोजक होगा। तो उनका नाम शुरू से ही चल रहा था और पहली बैठक में भी इस बात को लाया गया था कि किसे बनाया जाए। तो ऐसे में संभावनाएं ज्यादा व्यक्त की जा रही है कि मुंबई बैठक में उनके नाम की घोषणा हो सकती है। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई में जो बैठक होगी अगली विपक्ष के महागठबंधन की, जिसका नाम इंडिया रख दिया गया है, उसमें नीतीश कुमार बतौर संयोजक, उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है।